सितंबर में दुबई से कोची एक फ्लाइट आती है जिसकी बिजनेस क्लास से 3 लोग एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जिनमें 2 मेल और एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। केरला की गर्मी के मौसम में वो प्रेग्नेंट लेडी और दोनों दोस्त जब मोटी जैकेट पहने बाहर आते हैं तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी को उन पर शक होता है और वो जब उन्हें चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। उसने अपने पेट के ऊपर एक बैग बांधा हुआ था और उसमें वो गोल्ड को स्मगल करके इंडिया लेकर आ रही थी और उन तीनों के पास 20 किलो गोल्ड निकला था। ऐसे ही शारजा से सूरत एक फ्लाइट आती है जिसमें कुछ लोग 5.5 किलो गोल्ड को पेस्ट की फॉर्म में अपने कपड़ों में बांधकर और यहाँ तक कि अपनी बॉडी के अंदर छिपाकर इंडिया लेकर आ रहे थे। MDPI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड स्मगलिंग के केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ स्मगलिंग तक ही नहीं है। इंडिया में एक ब्लैक या अंडरग्राउंड स्टॉक मार्केट भी एग्जिस्ट करती है जिसका डेली टर्नओवर 70,000 करोड़ का है। लेकिन ये गोल्ड की स्मगलिंग क्यों बढ़ती जा रही है और क्यों एक रेगुलराइज्ड स्टॉक मार्केट होते हुए भी ये अंडरग्राउंड इलीगल ब्लैक स्टॉक मार्केट भी चल रही है? इसका सबसे बड़ा रीजन है टैक्स। तो क्या इंडिया में हाई टैक्स की वजह से ब्लैक मनी इकट्ठा होने लगता है? तो क्या टैक्स को जीरो करने से इंडिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो जब भारत आजाद हुआ था तब भारत में 97.75% टैक्स हुआ करता था, जिसे 1949 या 50 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मिठाई ने जिन लोगों की इनकम 10,000 रुपए तक है उनके लिए कुछ कम कर दिया था। इसके बाद 1974-75 में YB चौहान ने इस टैक्स को 97.75% से कम करके 75% कर दिया था। फिर 1985-86 विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे और कम करके 50% तक कर दिया था। फिर 1992-93 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने टैक्स को और कम करके टैक्स 40% तक कर दिया था और फिर 1997 और 98 में इसे और कम करके 30% तक कर दिया गया। राइज ऑफ गैंगस्टर। ऐसा क्यों है कि 1960s, 70s और 80s में ही ज्यादातर गैंगस्टर्स बने और पावरफुल होते गए? इसके पीछे रीजन है हाई टैक्स रेट, क्योंकि उस टाइम टैक्स 97%, 75%, 50% तक होता था। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सोहन लाल जो मुंबई में रहते हैं वो अपना एक विला 10 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं, लेकिन वो जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसमें उनको टैक्स देना पड़ेगा 75%। मतलब 10 लाख रुपए में अगर उनको टैक्सेबल 7 लाख रुपीज है तो 7 लाख का 75%, 5.25 लाख रुपए उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो सोहनलाल इस टैक्स से बचना चाहते हैं, लेकिन तभी एक गैंगस्टर अबू सलेम जो दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन रखता है सोहनलाल के कांटेक्ट में आता है और 2 लाख रुपए सोहनलाल को ऑफिशियली उसके अकाउंट में दे देता है और 8 लाख रुपए जो उसने इलीगल एक्टिविटीज से कमाए थे उसकी पेमेंट कैश में सोहनलाल को कर देता है। और अब सोहनलाल विला की वैल्यू सिर्फ 2 लाख रुपए दिखाता है और विला अबू सलेम को बेच देता है। अब सोहनलाल बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे 75% टैक्स नहीं देना पड़ा और इसमें अबू सलेम को भी फायदा होता है क्योंकि उसे स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 2 लाख रुपए पर ही देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने 2 लाख रुपए ही ऑफिशियली दिए थे और ऐसे उसने ब्लैक मनी से एक प्रॉपर्टी खरीद ली और ये ऐसे ही चलता रहता है। और इसी तरह 1960s, 70s, 80s में गैंगस्टर्स पावरफुल होते जा रहे थे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने एसेट्स बनाते जा रहे थे। हाई टैक्स रेट्स गैंगस्टर्स को पावरफुल बनाते हैं, लेकिन ये अंडरग्राउंड इलीगल स्टॉक मार्केट को कैसे बनाते हैं? एक्चुअली कोई भी पर्सन जब स्टॉक मार्केट में कुछ बाय या सेल करता है तो उसे बहुत से चार्जेस, टैक्स और फीस की फॉर्म में देने पड़ते हैं, जैसे ब्रोकरेज, STT, CTT, ट्रांजैक्शन चार्जेस, GST, सेबी चार्जेस, स्टैंप चार्जेस। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। राहुल जो एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर है वो NSE या BSE में ट्रेड करता है। वो अपने 20 लाख रुपए से मार्केट में ट्रेड करता है और उस पे 10% प्रॉफिट अर्न करके 20 लाख के 22 लाख रुपए बना लेता है। ऐसे ही राहुल मल्टीपल टाइम्स अपने 20 लाख या 22 लाख से मार्केट में ट्रेड करता है और प्रॉफिट कमाता है। ऐसे ही राहुल पूरे एक साल में डेली टर्नओवर करता है 2 करोड़ का, जिसपे उसे जो टोटल चार्जेस पर डे देने होते हैं वो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 5,000। मान लीजिए राहुल ने 20 लाख से ट्रेडिंग शुरू करी और उसे पूरे साल में 50% प्रॉफिट हुआ, तो उसका 20 लाख का 50% मतलब 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास 30 लाख रुपए हो गए, लेकिन 10 लाख के प्रॉफिट को बनाने के लिए राहुल ने पूरे साल में अप्रोक्सीमेटली 180 ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस करे थे। तो इन 180 ट्रांजेक्शंस पर उसे जो चार्जेस पे करने पड़े थे वो हैं 5,000 मल्टीप्लाई बाय 180, मतलब 9 लाख रुपए। जहां राहुल ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन लास्ट में सारी कैलकुलेशन के बाद वो शॉक हो जाता है कि 10 लाख में से 9 लाख तो उसने चार्जेस और टैक्सेस पे कर दिए। एक्चुअली उसका नेट प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख रुपए ही है और ये तो तब है जब हमने ये माना है कि राहुल 50% प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन हम जानते हैं कि 50% प्रॉफिट अर्न करना कितना मुश्किल है। लेकिन तभी कहीं से राहुल को अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है और उसे अंडरग्राउंड स्टॉक मार्केट का एक ब्रोकर मिलता है जिसकी ब्रोकरेज बहुत ही मिनिमल होती है और बाकी कोई चार्जेस या टैक्सेस नहीं होते, क्योंकि इस अंडरग्राउंड स्टॉक मार्केट में ना तो ऑफिशियली स्टॉक बाय किया जाता है और ना ही सेल किया जाता है। तो जब ऑफिशियली स्टॉक बाय ही नहीं हुआ और ना ही सेल हुआ है तो आप कहोगे कि यहाँ ट्रेडिंग होती कैसे है। एक्चुअली यहाँ ट्रेडिंग होती ही नहीं है, यहाँ बैटिंग होती है। यहाँ ब्रोकर सिर्फ बैट नोट करता है। ये एनएससी या बीएससी मार्केट को ही देखते हैं और लोग उस पर बैट लगाते हैं। एग्जाम्पल, एसबीआई बैंक का शेयर प्राइस अगर 100 रुपए है और राहुल को लगता है कि एसबीआई बैंक का शेयर 100 से बढ़कर 105 रुपए हो जाएगा, तो राहुल ब्रोकर को अपनी बैट बताता है कि 105 रुपए एसबीआई, और अगर एसबीआई का शेयर प्राइस 105 पहुंच जाता है तो ब्रोकर राहुल को 5 रुपए पर शेयर पे करेगा। लेकिन अगर एसबीआई का शेयर 100 रुपए से कम होकर 92 रुपीज हो जाता है तो ऐसे में राहुल 8 रुपए पर शेयर ब्रोकर को पे करेगा। और इस पूरी अंडरग्राउंड ट्रेडिंग मार्केट को डब्बा मार्केट कहते हैं। और ये मार्केट कितनी बड़ी हो चुकी है आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें डेली 70,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो हाई टैक्सेस की वजह से डब्बा मार्केट जैसे ब्लैक मार्केट खड़ी हो जाती है। तो हम ये तो समझ चुके हैं कि हाई टैक्सेस, स्मगलिंग, अंडरग्राउंड स्टॉक मार्केट और गैंगस्टर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये टैक्सेस कम हो जाएं? इसे हम अमेरिका के एक एग्जांपल से समझते हैं। जब 20 जनवरी 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के 40th प्रेसिडेंट बने थे, उस टाइम अमेरिका बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था, जैसे हाई टैक्सेस, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इन्फ्लेशन। तो रोनाल्ड रीगन जो इकोनॉमिक्स में डिग्री होल्डर हैं, उन्होंने इन चैलेंजेस को समझा और कुछ डिसीजंस लिए। नंबर 1, रिड्यूस्ड इनकम टैक्स फ्रॉम 70% टू 20%। उन्होंने इनकम टैक्स 70% से 28% तक लाकर। सेकंड, रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम 48% टू 34%। थर्ड, इंसेंटिव्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। फोर्थ, इंसेंटिव्स फॉर सेविंग्स। और इसे हम ऐसे समझते हैं, एक कंपनी है जो फैब्रिक्स बनाती है जिसमें 200 एम्प्लॉइज काम करते हैं और इसका टर्नओवर 100 करोड़ है और 40% मार्जिन के अकॉर्डिंग ये कंपनी 40 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। लेकिन रोनाल्ड रीगन के आने से पहले ये कंपनी 40 करोड़ के प्रॉफिट पर 48% टैक्स देती थी, जो होता है 23.04 करोड़, मतलब 23 करोड़ के आसपास। आफ्टर टैक्स रिडक्शन कंपनी के पास प्रॉफिट बचता था 16.96 करोड़, मतलब लगभग 17 करोड़। लेकिन रोनाल्ड रीगन के आने के बाद कंपनी को 48% की जगह 34% टैक्स ही पे करना पड़ा, जो होता है 13.6 करोड़। तो आफ्टर टैक्स रिडक्शन कंपनी के पास प्रॉफिट बचा 26.4 करोड़, मतलब 26.4 करोड़ माइनस 16.96 करोड़ इज इक्वल टू 9.44 करोड़। मतलब अब कंपनी के पास लगभग 9.5 करोड़ एक्स्ट्रा बच गए। अब इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करती है और नई फैक्ट्री लगाती है, और उस नई फैक्ट्री के लिए फिर 100 नए एम्प्लॉइज और हायर करती है। और दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स 70% से कम करके 28% कर दिया गया था, उसकी वजह से जो एम्प्लॉइज कंपनी में ऑन एन एवरेज सैलरी ऑफ $50,000 पर काम कर रहे थे, उन्हें भी कम टैक्स पे करना पड़ा और बचे हुए पैसों को वो खर्च कर पा रहे थे, जिससे मार्केट में मनी फ्लो और बेटर हो गया। तो इस पूरे सिनेरियो में किसे बेनिफिट हुआ? कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट बचने लगा, उनका एक्सपेंशन होने लगा, 100 नई जॉब्स क्रिएट हो गई, एम्प्लॉइज की बाइंग पावर बढ़ गई, एंड इन द सेम वे पूरे अमेरिका में पॉजिटिव इंपैक्ट आने लगा। और इसी वजह से अमेरिका में 20 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट हुई थी। इन्फ्लेशन रेट 1980 में जो 13.5% था, वो रिड्यूस होकर 1988 में 4.1% रह गया था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% से कम होकर 5.5% हो गया था। और जिन फैमिलीज की नेट वर्थ $20,000 से $50,000 तक थी, वो टैक्स कम होने से उनकी नेट वर्थ 27% तक बढ़ गई थी। और रोनाल्ड रीगन की टैक्स रिड्यूसिंग पॉलिसी की वजह से अमेरिका में कंटिन्यूअस 8 इयर्स तक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कम होते रहे और न्यू जॉब्स क्रिएट होते रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से अमेरिका में टैक्स कम कर दिए गए थे, ऐसे ही इंडिया में भी टैक्स कम कर देने से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएंगे। एक्चुअली टैक्स कम करने के बाद एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनीज को हो रहा था, वो उसे न्यू फैक्ट्रीज लगाने में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनीज ऐसा करेंगे ही। लेकिन अगर कंपनीज उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को री इन्वेस्ट नहीं करती और उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को अपने पास ही रखती हैं, तो उस केस में मनी फ्लो मार्केट में नहीं होगा, जिसका और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट की इनकम पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब लुक ओवर।